हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है। देखिए, पदार्थों का पृथक्करण या तो रासायनिक विधि द्वारा होता है या तो भौतिक विधि द्वारा होता है। जैसे देखिए, दूध से दही बना दे, दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया, हम इसको पृथक कर दे, क्या कर दिया, हम इसको पृथक कर सकते हैं। जैसे कि हम दही से क्या बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, समझे, तो वो क्या हुआ, पृथक हो गया। आज इसी के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होइएगा कि कोटा लाते हैं तो 4 गो में कंकर रहता है, उसको अलग करते तो पृथक करते हैं। गेहूं का दौनी करते तो वो भी एक तरह से क्या है, पृथक्करण की विधि है, समझे ना। जैसे मान लीजिए कि फूलों से उसका रंग अलग करते हैं, वो भी एक पृथक्करण की विधि है। आज इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, समझे ना, और बेल आइकन जरूर दबा ले। आइए देखते हैं, पढ़ के समझते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। पूरी तरह से आपको समझाऊंगा, समझे ना। देखिए, कहता है आपने देखा होगा कि माँ भात या दाल बनाने से पहले चावल या दाल को थाली में लेकर उसमें मौजूद कंकर या अन्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों को चुनकर क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसी को कहते हैं पृथक्करण, समझे ना। देखिए, क्या वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थों को अलग करना आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है, क्योंकि उसमें हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। अगर हम इसको ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर तबीयत खराब हो सकता है। कहता कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। कभी कभी 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी एक साथ मिले रहते हैं, जिनका उपयोग पहले अलग अलग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे गेहूं के साथ चना और अन्य अनुपयोगी पदार्थों का मिला रहना। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण से पदार्थों को कैसे अलग किया जाता है? तो चुन के अलग कर लिया जाता है, समझे ना। देखिए, आगे कहता कि पदार्थों को अलग करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, आज उन सब के बारे में पढ़ेंगे, समझे, टेंशन मत लीजिए। कुछ तरीके जिनके नाम आप जानते होंगे उसको लिखिए। जैसे ओसाई हो गया, चुनना हो गया, चालना हो गया, क्रोमेटोग्राफी विधि हो गया, समझे ना, बाष्पीकरण विधि हो गया। ये सब के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, समझे, टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए, चुनना हो गया, समझे ना, इसी में आता है छानना, क्या होता है, छानना। इसी में आता है ओसाना, क्या होता है, ओसाना, समझे ना। और उसी में होता है बाष्पीकरण विधि, क्या होता है, बाष्पीकरण विधि। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, समझे ना। कहता है कि ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करना, चुनना, चालना और ओसाना विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे ठोस से ठोस पदार्थों को अलग करेंगे तो इसके लिए हम चुन सकते हैं, चाल सकते हैं या ओसा सकते हैं। लेकिन द्रव में घुले पदार्थों को अलग करने के लिए बाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, समझें। इन सब के विधि के बारे में हम आपको पढ़ेंगे। जैसे फूलों से रस निकालने के लिए, रंग निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस बने रहिए हमारे साथ। जैसे देखिए, दौन यानी थ्रेसिंग की, देखिएगा, दौन यानी थ्रेसिंग। कहता है कि आपने धान या गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझ के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा होगा। इन सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीन से दौनी यानी थ्रेसिंग की जाती है। अभी चित्र भी दिखाते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। कहता दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित है। जैसे फसल के डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना और कुछ डंठलों को मुट्ठी बनाकर उसकी सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटना। अब आइए हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये तो आधुनिक युग का टेक्नोलॉजी हो गया, समझे। आजकल इसका उपयोग करते हैं थ्रेसिंग मशीन का। इसमें डालते हैं, बोझ डालते हैं और उधर से दौनी कर देता है, समझे ना। अब देखिए, ये पुराने ज़माने में ऐसे किया जाता था, समझे, क्या करता था कि खूटा काटता था, उसमें बैल को बांध देता था, समझे, और इसे क्यारी लगा क्या करता था, धान या गेहूं की बोझ को रख देता, बिछाड़ देता था, समझे, और उसके बाद इस पर बैल को चलाता था, समझे। बैल लेकर गोल जैसे ये गलंबर लेके चलता था, जिससे धान गेहूँ झड़ जाता था। और दूसरा उपयोग था पटक के, क्या पटक के। आज तो ये लोग हम लोग गाँव में करते, थोड़ा बहुत खेती जिसको होता है ना, वो यही प्रयोग करते हैं, समझे। ये बैल से दोनी ये अनाज की पिटाई कर रहा है। आप नहीं पढ़िएगा तो हम भी आपका पिटाई करेंगे। देखिए, अब ये देखिए ओसाई, ऐसे ओसाई विधि कहते हैं। देखिए, ओसाई विधि में हवा की दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है, समझे ना। अगर मान लीजिए कि हवा इधर से चल रहा है तो हम भी इधर ओसाएंगे तब ना जाएगा। मान लो हवा इधर जा रहा है, हम इधर से ओसाएंगे सामने तो सारा हमारा देह पर पड़ जाएगा, शरीर पर पड़ जाएगा, तो ये सही नहीं है। तथा ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है, समझे। आपने खलिहानों में दौनी के उपरांत अनाज से भूसी को अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते देखा होगा, समझे। इन सब का परिभाषा आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप समझिए कि ओसाई विधि में हवा की दिशा का ध्यान रखा जाता है और किसान हवा की सहायता से ओसाते हैं, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। तथा चालना एवं चुनना। आप ये देखिए, चालना एवं चुनना को समझिए। देखिए, ये जो लड़का है ना, ये क्या करता है कि चावल में मिले कंकर को क्या करता है, चुन के अलग कर लेता है। चावल में मिले कंकर को क्या करता है, चुन के अलग कर लेता है, समझे ना। और ये चालना देखिए, जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं आटा की सहायता से, समझे, तो आटा को चलनी की सहायता से चाल लेते हैं। जैसे जोकर होता है, चोकर होता है, उसको बाद में अलग कर लिया जाता है, समझे ना। तो चुनना और चालना विधि आप समझ गए। अब देखिए, अब कहता है कि बालू से नमक को अलग करना। अब आप यहाँ समझिए कि बालू से नमक को कैसे अलग करेंगे। तो बालू से नमक को अलग करने के लिए सबसे पहले हम
क्या करेंगे, बालू और मिश्रण को एक बाल्टी में पानी की सहायता से इसमें क्या करेंगे, घोल देंगे। क्या करेंगे बाबू रे, इसमें बाल्टी की सहायता से घोल देंगे। और घोलने के बाद देखिए हम इसको छान लेंगे, एक छन्ना पत्र लेंगे। क्या लेंगे, एक छन्ना पत्र लेंगे, हम छान लेंगे। अब एक बात बताइए, जब हम पानी में बालू और नमक को मिलाएंगे तो नमक तो मिल जाएगा, लेकिन बालू मिलेगा, बालू नहीं मिलेगा। हम बैक के वीडियो में बता दिए पिछले चैप्टर में, बालू नहीं मिलेगा। अब इसे छन्नी पत्र के माध्यम से छान लेंगे। बताइए बालू अलग हो गया। अब पानी से क्या अलग करना है, नमक को। तो इसको हम बाष्पीकरण विधि से गर्म करेंगे या फिर इसे हम धूप में दे देंगे। इससे क्या होगा, नमक बच जाएगा और पानी उड़ जाएगा। समझे। अतः इस प्रकार हम अलग कर सकते हैं। आप ये टॉपिक समझ गए। आप देखिए यही इसका क्रियाकलाप था, समझे ना, क्रियाकलाप समझ गए कैसे इसको कहते हैं। अब इसमें निथारना एक प्रक्रिया है। निथारना एक क्या है, प्रक्रिया। निथारना और थिराना समझ लेते हैं। कहता है कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण जब पेंदे में जमा हो जाता है तो इस प्रक्रिया को, बैठने की क्रिया को क्या कहते हैं, थिराना। और जब इसको अलग कर लिया जाता है तो क्या कहते हैं, उसको निथारना। क्या कहते हैं, निथारना। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल या अन्य द्रव्य से अलग करना क्या कहलाता है, निथारना। तो अब थिराना और निथारना, जल के पेंदी में कण जम गया तो इसे हम थिराना, और जब इसे हम अलग कर लिए तो क्या कहते हैं, हम निथारना। उसे क्या कहेंगे, निथारना। आप ये सब समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं क्या कहता है अगला टॉपिक। अगला कहता कि ये तो फिल्टर पेपर है, इसे अलग किया जाता है, समझे ना। अब क्रियाकलाप 3 देखिए, क्रियाकलाप 3 की कहता है। कहता है समुद्र जल के अलावा और भी किन्हीं अन्य स्रोतों से नमक प्राप्त किए जाते हैं तो बताइए। किसी डेयरी में जाइए और मक्खन के दूध को अलग करने की विधियों को लगाइए। किस प्रकार मक्खन निकाला जाता है, मक्खन कैसे निकाला जाता है, ये सब पता आपको देखने के लिए जाइए, किसी फैक्ट्री में जाइए, वहाँ देखिए, समझे ना। अब अगर पदार्थों के द्रव्य मिश्रण के अवयवों को पहचान करना। पदार्थ के द्रव्य मिश्रण है, पानी जैसा मिश्रण है, तो उसको आप कैसे पहचान करिएगा। कहता कि पदार्थों को अलग और पहचानने की इस तरीकों को नाम शायद कभी सुना होगा, मगर क्रोमेटोग्राफी का तरीका बहुत ही मजेदार तरीका है। इसके बारे में कभी कहने सुनने की जरूरत नहीं है, बस इसके कहने सुनने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए कैसे कैसे करिएगा। कहते बस इसे कर देखिए मज़ा आएगा, इसे कर देखिए क्या आएगा, मज़ा। इसीलिए हम आपको पूरी डिटेल में अभी इसको समझाते हैं, समझे ना। देखिए कहता कि एक चौक मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बना लीजिए, जैसे ये लड़का करता है उसे करिए। इसके लिए माचिस की तीली या रिफिल की नोक को स्याही में डुबोकर धीरे धीरे करके चौक को गोलाई चारों तरफ छुआकार छल्ला बना लीजिए, मतलब कि छल्ला आप बना लीजिए। तब कहता कि तब एक तस्तरी या किसी डिब्बे को ढक्कन में थोड़ा पानी डालें। ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ना हो। चौक को इस पानी में सीधा खड़ा कर दे। चौक को इस पानी में सीधा क्या कर दे, ऐसे करके खड़ा कर दे, सीधा क्या कर दे, खड़ा कर दे। चौक पर लगी स्याही पानी में नहीं डूबेगी। चौक पर जो लगी स्याही है ना वो पानी में कभी नहीं डूबेगी, समझे। अब देखिए अब क्या होता है, जब नहीं डूबेगी तब मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं डूब रही है ना, देखिए यहाँ पे स्याही लगी है ना, ये नहीं डूब रही है, नहीं डूब रही है, समझे ना। कहता है कि अब इंतजार करें और देखिए कि चौक सफ़ेद पर क्या गुल खिलने लगे हैं। क्या पानी चौक पर चढ़ रहा है और क्या हो रहा है, मतलब कि पानी चौक पर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, क्या हो रहा है इसके बारे में जानिए। अब कहता है कि पानी को चौक के ऊपर छोर तक पहुंचने के लिए चौक को पानी में हटा ले और चौक पर नीचे से ऊपर तक कितने हुए कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दिखाइए, कैसा रंग व्हाइट दिखाइए, कैसा कौन सा कलर है वो आपको बताना है। अब कहता है छन्ना कागज से क्रोमेटोग्राफी विधि। छन्ना कागज से कैसे क्रोमेटोग्राफी विधि होता है, देखिए कहता कि जिस छन्ना कागज से हमने छानने का काम किया था उससे क्रोमेटोग्राफी भी किया जा सकता है। जैसे मतलब बालू नमक के मिश्रण को अलग नहीं किए थे, उसी तरह कहता आइए करके देखें। एक बीकर और एक रिफिल लें, बीकर में लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर लें और एक छन्ना कागज लगभग 4 सेंटीमीटर व चौड़ी 12 सेंटीमीटर लंबी और एक पट्टी, मतलब कि 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर क्या लंबी एक कागज की पट्टी काट लें और इसके एक सिरे पर करीब 2 सेंटीमीटर छोड़कर आलपिन की नोक से काली स्याही की एक छोटी सी बूंद लगा दीजिए। अब एक कागज़ के सिरे को मोड़कर रिफिल पर टिका दीजिए, जैसे इस फिगर में देखा है, फिगर में रिफिल पर टिकाया है ना, ठीक उसी तरह आप रिफिल पर क्या करिए, टिका दीजिए। कहता है कि टिका स्याही को बूंद पर लगी पानी में डूब जाना चाहिए, मगर ध्यान रखें कि स्याही की बूंद पानी में ना डूबे। कागज़ की पट्टी बीकर से छूनी भी नहीं चाहिए, कागज़ की पट्टी जो है बीकर को छूनी भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। कहता अब एक बार फिर जरा इंतजार कर लें कि पानी छन्ना कागज़ की पट्टी पर चढ़ता हुआ रिफिल तक पहुंचने लगे तो पट्टी को निकाल कर सुखा लें। अब कि पट्टी पर कितने रंग है, पट्टी पर क्या रंग हुआ वो बताना है। कहेगा हुए कौन कौन से नीचे से ऊपर किस क्रम है, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दिखाइए। और क्या स्याही में विभिन्न रंग का रसायन मिलते हैं,
अब एक मज़ेदार और प्रयोग है, उसको भी करके देखते हैं। कहते हैं कितने मज़े की बात है, स्याही का रंग एक ही दिखता है, स्याही का रंग कितना दिखता है, एक ही दिखता है, उसमें कितने रंग छिपे हैं। अब एक स्याही की सच्चाई तो पता की गई, इन्हें क्या इस स्याहियों में छिपे गए रंग देखने की इच्छा नहीं हुई, मतलब क्या दिखाई देता है, लेकिन और भी बहुत रंग छुपे होते हैं, समझे ना। अब कहता है कि तो देर कैसी, क्रोमेटोग्राफी से पता कर लें कि अलग अलग रंग के स्याही में कौन कौन से रंग होते हैं, समझे, कौन कौन से रंग होते हैं उन सब के बारे में अब पता करेगा, समझे। देखिए कैसे पता करेगा। यदि हम रंगों को अलग अलग प्राप्त करना चाहे तो चौक को अलग अलग रंग से टुकड़े तोड़ लेंगे, इन टुकड़ों को अलग अलग प्रखनली में डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा पानी डाल देंगे, अलग अलग रंग अलग अलग प्रखनलियों में आ जाएगा। चाहे इसे करके देख लीजिए। अब आपको हम इतना करके नहीं दिखा सकते, समझ, ये सब वैसे ही अभी सीखने के लिए है, बच्चे उतना प्रैक्टिकल आजकल बिहार के बच्चे करते नहीं हैं। कहता क्या सभी कंपनियां की काली स्याही एक जैसे रंगों से बनी होती है, मतलब भारत में जितनी भी कंपनियां रंग बनाने वाली उसकी काली स्याही एक ही रंग की होती है। क्या अलग अलग कंपनी की काली स्याहियों में एक जैसे रंग मिले होते हैं या अलग अलग रंग होते हैं। कई कंपनियां की काली स्याही लेकर क्रोमेटोग्राफी में उनकी तुलना करके देखिए। अब सब कंपनी की लेकर तुलना करके देखिए। कहता क्रोमेटोग्राफी विधि अलग अलग पदार्थों को पहचानने की एक बहुत बड़ी उपयोगी विधि है। पहली बात तो यह है कि इस तरीके का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, जैसे स्याही के रंगों को अलग करने और पहचानने के लिए एक बूंद स्याही लगती है। अब पौधों से दवाई अलग करना, पौधों से किसको अलग करना, पौधों से दवाई को अलग करना। देखिए अब इसके बारे में समझ कि पौधे से दवाई को कैसे अलग किया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम आपको बता देते हैं। कहता कि इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयाँ औषधियों अलग करने के लिए करते हैं। मतलब क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे से दवाई और औषधियों को अलग करने में करते हैं, जैसे तुलसी, नीम, चिरैता आदि ऐसे कई पौधे हैं जिनसे दवाइयाँ होती है। पहले इनका काढ़ा बनाते हैं, पहले इसका क्या होता है, काढ़ा बनाते हैं और उसे फिर काढ़े की क्रोमेटोग्राफी विधि करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थित पदार्थ अलग चिन्ह देते हैं और कई उपयोगी भी होते हैं, कई क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अब तक क्रोमेटोग्राफी के फूल के रंग की जांच करने के लिए किस चीज़ की मिलावट की जांच करने के लिए इसका खूब उपयोग किया जाता है। मतलब फूलों का रंग जांच करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का खूब उपयोग किया जाता है। अब पदार्थों को अलग अलग करना हमारे रोज़ के जीवन में भी ज़रूरी है और विज्ञान के काम में भी। इस अध्याय में आपने पदार्थों को अलग करने के लिए कुछ विधियां सीखी है। पदार्थों या मिश्रणों के गुणधर्म के आधार पर पृथक्करण करने की अलग अलग विधियां अपनाई जाती है। अब आइए इसका कुछ और मीनिंग भी देख लीजिएगा, सबने याद कर लीजिएगा। और हमने क्या सीखा, बाष्पन के इवापोरेशन, समय पृथक्करण के सेपरेशन, छन्नापात के फिल्टर पेपर और क्रोमेटोग्राफी विधि और थ्रेसिंग। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा। चुनना, छानना पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधियों को देखा है। अनाज के भूसे को ओसाना विधि से अलग करने के दाने भी प्राप्त किए जाते हैं, ये सब सीखा है। अब इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें।